तो हमने बताया था कि कैलोरीमेट्री करना है, हीट ट्रांसफर और थर्मल एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो इसमें अब चलो हम कराते हैं हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या होगा? हीट का ट्रांसफर वन प्लेस से अदर प्लेस। तो इसमें मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में होता है, एक होता है कंडक्शन, ए में होता है कंडक्शन, बी में होता है कन्वेक्शन, और सी में होता है रेडिएशन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये जो होता है सॉलिड में होता है। कंडक्शन किस में होता है? सॉलिड में होता है। ये होता है तुम्हारा फ्लूइड में। फ्लूइड मीन्स गैसेस, और इसके लिए विदाउट मीडियम, कोई मीडियम की जरूरी नहीं होता। विदाउट मीडियम। तो मेनली ये पढ़ना है कंडक्शन और रेडिएशन ही पढ़ना है। जैसे नोट कर लिए? हो गया? जैसे मान लो कि एक कोई कंडक्टिंग रड है, ठीक है, जैसे अल्युमिनियम का है। मान लो कि यहाँ पे एक हम इसके वन एंड को हमने मान लो कि गैस पे रख दिया, अदर एंड को हम पकड़े हुए हैं, तो सम टाइम के बाद में ये भी हीटेड क्यों हो जाता है? सम टाइम के बाद में ये भी हीटेड क्यों हो जाएगा? हीट का ट्रांसफर कैसे होती है? तो इसमें थ्रू कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जैसे इसके जितने भी एटम्स हैं या मोलिक्यूल्स हैं जो भी हैं ये क्या होता है? बाउंडेड होता है। और ये भी पता होना चाहिए कि ये मॉलिक्यूल क्या होता है? ओसिलेट करते रहता है अपने पोजीशन पे, ठीक है। और इसका एनर्जी क्या डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जैसे मान लो कि ये इस यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब किया, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी का एनर्जी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा तो इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेगा? अपने सराउंडिंग के मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा बार बार। जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा? ये अपना एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, फिर इसका एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, ये इससे कोलाइड करेगा। इस तरह से इसमें हीट का ट्रांसफर होता है, ठीक है। कंडक्शन में इस टाइप से हीट का ट्रांसफर होता है। बुकलेट में देखो पेज नंबर मैं बताता हूँ। पेज नंबर खोलो 25। 25 में देखो इसमें लिखा है हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई थ्री डिफरेंट मोड्स। फर्स्ट में है कंडक्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू अनदर एट लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। जैसे मान लो इसमें तो कोई मटेरियल मूवमेंट नहीं होता है, मटेरियल का मूवमेंट नहीं होगा, समझ रही हो ना, ये कोलिजन से होता है, ठीक है। सेकंड में हमने बताया था क्या? कन्वेक्शन। अच्छा ये बताओ कि जब मान लो कि पानी गर्म करना होता है तो हम क्या करते हैं? किसी पॉट में पानी को लेके हम गैस पे रख दिए, है ना। उसके बाद में तो गैस एनर्जी किसको देता है? जो बॉटम में पानी होगा उसको देता है। तो फिर इंटायर पानी गर्म कैसे हो जाता है? बताओ। जैसे कैसे ही ट्रांसफर होती है? क्या? कन्वेक्शन के थ्रू। तो इसमें क्या होता है? बल्क मटेरियल का ट्रांसफर होता है। जैसे जो बॉटम में वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? हीटेड होगा। तो हीटेड होगा तो उस हीट हो जाएगा तो उसका एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंड करेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर कोई मॉलिक्यूल जैसे एक्सपेंड हो गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो अगर दो लिक्विड है, एक का डेंसिटी ज़्यादा है, एक का डेंसिटी कम है, तो किसका जिसका डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होता है या ऊपर होता है? जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो नीचे होता है। तो इसका डेंसिटी कम हो गया, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से इसमें हीट का ट्रांसफर होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, जैसे मान लो कि ये भी तुम देखे हो कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दूँ तो यहाँ पे एयर ब्लो करने लगता है, क्यों? जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर हीटेड कर, यहाँ पे मान लो कि हीट कर दिया, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से कोल्ड एयर नीचे आएगा। तो इस तरह से एक कन्वेक्शन में क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। इसमें कोई मटेरियल पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ये विदाउट मीडियम है, जैसे सन से हमको हीट मिलता है, तो उसमें तो कोई मीडियम की जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, विदाउट मीडियम, उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल जैसे सन से हम हीट ऑब्जर्व करते हैं तो वो थ्रू रेडिएशन करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले हम कंडक्शन करते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन का डिफिनेशन लिखाना तो जरूरी नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो लिखना है तो लिख लो, इसका एक्सप्रेशन मैं बताऊंगा। कंडक्शन लिखो, डिफिनेशन समझ गए ना? तो चलो इसका मैं एक्सप्रेशन बताता हूँ। जैसे कंडक्शन, जैसे मान लो कि एक कोई रॉड है, और मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, T2 है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का है, इसका लेंथ क्या है, L है। और इसमें कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, इस साइड होगा, तो हीट का ट्रांसफर ऐसे होगा, तो हीट का ट्रांसफर ऐसे होगा, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसको हम बोलते हैं हीट करेंट, हीट करेंट, और इसको बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम बोलते हैं हीट करेंट, और रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी कि हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू होता है टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, और डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, और ऐसा हुआ, तो जब तीनों को हम चलो इसको नोट कर लो पहले, जब तीनों को हम कंबाइंड करेंगे तो डेल्टा क्यू, इसी तीनों को हमने कंबाइंड किया। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए T1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, इसी को हम क्या बोलते हैं, आई भी बोलते हैं। ये हो जाएगा, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं, तो के ए T1 माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा, L। यही एक्सप्रेशन याद रखना है। और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के चलो पहले इतना नोट करो, उसके बाद में हम करते हैं। के को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसका यूनिट डायमेंशन में भी आया था कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन लिखो। तो अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा तो उसका डायमेंशन इजीली निकाला जा सकता है। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी,
अब के का डायमेंशन निकाल के बता दो। के का डायमेंशन निकाल के बता दो। डायमेंशन MLT डायमेंशन यूनिट होता है, निकाल के बताओ। यूनिट डायमेंशन में इसका थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन पूछा जाता है। अब उस समय में पढ़ा था कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, तो क्या समझ में आता है? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सब समझ गए ना? अब आ गया सम मैं करके बताऊं? कुछ भी नहीं है। ml/t⁴ पता नहीं, इसका तो देखना पड़ेगा, मैं निकाल के बता रहा हूँ। टेम्परेचर की केल्विन होता है के। देखो एक क्या है, जूल पर सेकेंड यानी कि वाट है, इसको पावर हम एज्यूम कर सकते हैं। डेल्टा Q/ΔT ये क्या है, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट। वाट किसका यूनिट होता है? पावर का। तो P हम लिख देते हैं KA∆T/L। तो K कितना हो जाएगा? PL/A × ΔT। पावर का क्या होता है? mL/2T-3। एनर्जी के क्या होता है? mL/2T-2। तो यहाँ पे पावर, अच्छा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? एल का एल हो जाएगा, एरिया का L² हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, तो इस L² से इस L को कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा mL/T-3 K-1। इसका यूनिट, इसका डायमेंशन ये हो जाएगा। के टेम्परेचर का होता है। हाँ ठीक है, यही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, इसका भी यूज करूंगा। ठीक है, अब निकालना होता है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। जंक्शन मान लो कि जंक्शन का टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर ऑफ जैसे मान लो ये रॉड ऐसा है,
और दूसरा रॉड कुछ ऐसा है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है और यहाँ पे टेम्परेचर T1 है। इसका लेंथ मान लो कि L1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 है। ठीक है, इसका लेंथ मान लो कि L2 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K2 है। इस जंक्शन का टेम्परेचर हमको फाइंड करना है, जिसका हमने क्या ले लिया, T ले लिया। इस जंक्शन का टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, T। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जितना जितना करंट इससे जाएगा उतना ही करंट इससे जाएगा। हीट करंट यानी कि रेट ऑफ हीट, जितना पर सेकंड इससे हीट फ्लो होगा उतना ही इससे भी फ्लो होगा। हमने ये जूम किया कि जैसे इससे भी हीट रेडिएट होगा, लेकिन हमने ये जूम किया कि ये जितने भी सरफेसेस हैं, यानी कि जो साइड सरफेस है उससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यानी कि उससे हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। तो जितना हीट यहाँ पे इन करेगा उतना ही हीट यहाँ भी इन करेगा, उतना ही हीट यहाँ से आउट होगा। ठीक है, तो इसको मान लो कि इसमें हीट करेंट है डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T1 कर दिया। ठीक है, और इसमें मान लो कि हमने कर दिया डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T2 कर दिया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T1 इक्वल टू K1 A1। अच्छा, इसमें कंडीशन ये है कि T1 इज ग्रेटर देन T2, तो T क्या होगा, T1 से बड़ा होगा या T2 से बड़ा होगा, क्या होगा T बीच में होगा। T1 से क्या होगा, छोटा होगा और T2 से बड़ा होगा। क्या तो T1 T2 अगर सेम हो जाए तो हीट करेंट ही जीरो हो जाएगा। कंडक्शन कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। हाँ, तो टेम्परेचर जैसे मान लो कि इसको मान लो कि हमने गैस पे रख दिया x के वन एंड को, तो यहाँ पे टेम्परेचर मैक्सिमम होगा और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, मिनिमम होगा। और जैसे जैसे इसे अवे जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 बड़ा है तो उससे कम यहाँ पे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसे होते जाएगा। यानी कि हीट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो फिर हीट का ट्रांसफर ही नहीं होगा। डेल्टा Q बाई डेल्टा T ये क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे मैं पढ़ाऊंगा थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब दो बॉडी का टेम्परेचर इक्वल हो तो हम उसको बोलेंगे क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम में। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल है तो कभी भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो K1 और इसमें क्या लिखेंगे, T1 माइनस T, हायर माइनस लोअर बोलते हैं, अपॉन में क्या बोलेंगे, L1 लिख देंगे। ठीक है, सिमिलरली डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K2 A2 T माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा, L2। बता दो यस और नो। अच्छा, इन एसटीडी स्टेट में क्या होता है, जितना हीट करंट इससे होगा उतना ही हीट करंट उससे भी होगा। ठीक है, क्या हमने तो आई लिया, ये दोनों एक ही, डेल्टा T अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। यानी कि इससे जितना हीट करंट फ्लो होगा उतना ही हीट 1 दे दिया, इसको डेल्टा Q बाई डेल्टा 2 को इसको I2 मान लो हमने ले लिया। एकदम लेगा 2 सेकंड नहीं, मैं इस क्वांटिटी को हमने T नहीं लिया, ये क्वांटिटी है I हीट करेंट। उसको हम जैसे स्पेसिफिक हीट को हमने इससे डिनोट किया, उसी तरह से हीट करेंट को हमने डेल्टा Q बाई डेल्टा T से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, समझ में आया। ये 1 के लिए लिखा, वो 2 के लिए लिखा, हमने कहा, हम बताया कि इसमें अलग होगा उसमें होगा, इसके लिए सेपरेट उसके लिए सेपरेट। तो लिखेंगे इन एसटीडी स्टेट देखो ऐसा है कि जैसे इसको मैंने हॉट बात में हमने रखा तो उसी समय में यहाँ पे हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, सम टाइम लगेगा।
सम टाइम लगेगा, उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते 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 यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तब जितना हीट करेंट यहाँ से इन होगा उतना ही हीट करेंट यहाँ से आउट होगा। उसी चीज़ को हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। जैसे हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया था फ्लूइड में, स्टेडी स्टेट में जितना पानी इन करेगा, वाटर इन करेगा, उतना ही वाटर क्या होगा, आउट होगा। तो स्टेडी स्टेट में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी 1 के लिए इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी 2 के लिए, दैट मीन्स K1 A1 T1 माइनस टी अपॉन में कितना हो जाएगा L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा K2 A2 T माइनस T2 अपॉन में कितना हो जाएगा L2 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? अभी हमने बताया कि अगर 10 अभी हमने बताया कि स्टेडी स्टेट में अगर 10 जूल पर सेकंड इधर से इन होगा तो इधर से भी कितना आउट होगा, 10 जूल पर सेकंड ही आउट होगा। चलो इसको नोट कर लो, और इस पे क्वेश्चन भी है। अभी वीएमसी में क्या हो रहा है, फ्लूइड्स। ये बोल देना तो ऊपर कर दूंगा, ठीक है। ये लिख लिए, डायग्राम बना लिए, इसके बाद में लिख लो। अब यहाँ पे सब कुछ गिवन है, जस्ट टी हमारा क्या है, अननोन है। अब इसको सोल्व करके टी हम निकाल देंगे, ठीक है। स्टेडी स्टेट में जितना इन करेगा उतना ही आउट होगा। हाँ, हमेशा जो भी हम बात करेंगे स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे, यानी कि किसी भी सेक्शन में जो हीट करेंट होगा वो सेम होगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने अभी यही लिखा था डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए टी वन माइनस टी टू अपॉन में एल, यही लिखा था हमने हीट करेंट का फॉर्मूला। अच्छा, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टी वन माइनस टी टू अपॉन में कितना हो जाएगा एल अपॉन में के इंटू ए लिख सकते हैं। इसमें तो कर दे तो ऐसा भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं टी वन माइनस टी टू अपॉन में आर, और आर किसके बदले लिखा, तो एल अपॉन में के इंटू ए के बदले लिखा। इसको बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऐसा कि ये तो है नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं।
हो गया। अच्छा, उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 27 पे, पहले देख लो होगा कि नहीं होगा। पेज नंबर 27। कोई डाउट से तो पूछो। सेम अभी जो कराया यही करना है। दिया हुआ है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर। ठीक है, द लेंथ ऑफ स्टील रॉड, द लेंथ ऑफ कॉपर रॉड, द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस गिवन है 300 एंड टेम्परेचर ऑफ अदर एंड 0 डिग्री, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस गिवन है, थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है। हो जाएगा कि नहीं? चलो करो। आंसर बताऊं इसका? आंसर है 44.4। पहले दोनों के लिए जैसे ऐसे इक्वेशन लिखाया था ना उसी टाइप से लिखूं।
देखो मैं करके बताता हूँ। जैसे एक हमारा क्या है, स्टील है, और ये है तुम्हारा कॉपर। ठीक है, ये है कॉपर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हम लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी स्टील के लिए इक्वल टू कितना हो जाएगा, के स्टील एरिया स्टील, और ये कितना लिखेंगे, T1 माइनस टी अपॉन में एल स्टील लिख देंगे। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी कॉपर के लिए लिखेंगे, तो के कॉपर ए कॉपर, और ये कितना हो जाएगा, टी माइनस T2 अपॉन में एल कॉपर। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। स्टेडी स्टेट में, इन स्टेडी स्टेट टी स्टेट जितना हीट करेंट इससे जाएगा उतना ही हीट करेंट इससे जाएगा, तो लिख सकते हैं के स्टील एरिया स्टील T1 माइनस टी अपॉन में एल स्टील इक्वल टू कितना हो जाएगा, के कॉपर ए कॉपर टी माइनस T2 अपॉन में एल कॉपर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। सब कुछ गिवन है। देखो इसमें गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 50.2, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A, और ये कितना हो जाएगा 300 माइनस टी अपॉन 15, और इसको हम इसका देखो कितना गिवन है 385 इंटू ए, और एक टी माइनस 0 अपॉन में इसका लेंथ 10 कर दो। इस ए से इस ए को कैंसिल कर दो, इसको कर दो 3, इसको कर दो 2, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस टी की वैल्यू निकालना है, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और सोल्व करने के बाद में 44.4 इतना आता है। ठीक है, सेम कंसेप्ट दूसरे में भी है। पेज नंबर 28 पे गिवन है। ये सब क्वेश्चन स्कूल के पेपरों में आ सकता है। ठीक है, इसमें एक डेरिवेशन है, और नहीं तो सारे क्वेश्चन ही आते हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन ही आता है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। एक डेरिवेशन है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। ठीक है, इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें 2 डेरिवेशन है, उसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें भी एक डेरिवेशन है, उसके चैप्टर अब पहले जैसे नहीं है कि बहुत सारे डेरिवेशन है। इसमें भी जंक्शन का टेम्परेचर निकालना है। अगर मान लो कि पूछे कि हीट करंट कितना होगा, तो यहाँ से हमने टी पुट कर दिया, तो चाहे टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो या टी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, वो हीट करंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है फर्स्ट केस में टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 2 बार्स, तो सेम इसी टाइप से टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद में पूछा जा रहा है सेकेंड पार्ट में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी अभी रहने दो। थर्ड पार्ट में पूछा जा रहा है हीट करंट थ्रू द कंडक्टर बार, तो इसमें क्या करो तुम, इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो या इसमें टी की वैल्यू पुट कर दो और हीट करंट निकाल दो। अब इसमें नेट इसका बी पार्ट में करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए और सी पार्ट तो निकल जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसका बी सेकेंड पार्ट में करके बताता हूँ। सेकेंड पार्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंट का जैसे क्या, नहीं कि हाँ इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, जैसे कोई एक वर्कर है, वो 2 वर्कर के बराबर अकेला काम करता है ना, तो वो क्या हो गया, 2 के बराबर इक्विवेलेंट हो गया। इक्विवेलेंट का मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है कि ये जो आयरन है और ब्रास है, इस बार को हम रिप्लेस कर दे बाई ये सिंगल, तो इससे जितना हीट करंट फ्लो होगा उससे भी उतना ही हीट करंट फ्लो होगा।
समझ में आया? इसमें दोनों में सेम हीट करंट फ्लो होना है। इक्विवेलेंट का मीनिंग ये नहीं होता है। इक्विवेलेंट का जैसे मैं बना रहा हूँ अभी, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका लेंथ मान लो कि L है, और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये भी L है तुम्हारा, और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, ठीक है। तो इसका थर्मल कंडक्टिविटी मान लो कि K2 है, तो इसके बदले में हमने एक ही कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा 2L। तो हमको बताना है कि K कितना होगा, और जितना हीट करेंट इसमें होगा उतना ही हीट करेंट इसमें भी होगा। इक्विवेलेंट का मीनिंग है नहीं, ये कैसे होगा? तो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों का सेम है? नहीं, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम नहीं है। तो इसको मैं करके बता दूं? तो फर्स्ट पार्ट तो तुम ही लोग करो, फर्स्ट पार्ट करके बता दो पहले। फर्स्ट और थर्ड पार्ट करके बताओ पहले। इसका देख लो, सभी डाटा इसमें गिवन है। टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन निकाल दो, जैसे अभी जस्ट में निकाला वैसे ही निकालना है टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। मैं करता हूँ इसको, ठीक है। बताओ दो कितना है जल्दी। हाँ, 315।
अब हीट करेंट थर्ड पार्ट निकाल के बताओ। हमारा कितना आया, आ गया? हाँ जल्दी करो। एक मिनट देखता हूँ। 916.1। हाँ ठीक है। हाँ हाँ वाट हो जाएगा 916। अच्छा इसका थर्ड का आंसर है, थर्ड जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर है, लिख लो 91.6। जो सेकंड पार्ट है जो अभी मैं करूँगा 91.6, ठीक है। हम्म। 91.6 लिख ली। अच्छा तुम क्वेश्चन नंबर लिखो तो 223, 224, 228, 231। ये करो, देखो पढ़ो तो इसको क्या है जो क्वेश्चन में लिखाया हूँ। फर्स्ट का आंसर कितना है आप बताओ। 315 आ रहा है। चलो मैं करके बताऊं जल्दी। तो देखो ये सब जेई में पिछले साल के, पिछले रिसेंट ईयर के क्वेश्चन है। पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो अच्छा ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन देखो, ये देख रही हो ना। और ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है वही इसका आंसर है। देखो इसमें ये क्वेश्चन देख रहे हो, सब इसी से डायरेक्ट डायरेक्ट उठा के दिया हुआ है। देख लो यहाँ पे दिखा हुआ टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा इधर देखो, ये क्वेश्चन देख रही हो, ये क्वेश्चन देखो। इसीलिए तुम जो बीएमसी का पैकेज मत करो, ये करो। ये मैं तुमको बोलता हूँ कि कोई एक चैप्टर, जैसे मैकेनिक्स सभी इंटर रिलेटेड है, वो नहीं होगा तुमसे। एक चैप्टर करोगे उससे होगा ही नहीं क्वेश्चन। एक ये सब इंडिविजुअल टॉपिक है, तुम करके देखो सभी। एक एच सी वर्मा करके देखो, मोर देन 95% क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। अब पहले अभी ये सब करो जो मैं करा रहा हूँ अभी। थर्मल प्रॉपर्टीज से शुरू करो,
और अभी ये चीज़ मैं जेई में भी कराने जा रहा हूँ, यही सब मैं एचसी वर्मा ही कराऊंगा। जेई में उसका उसमें तुम देख लो, या उसमें आ सकती हो तो आ जाना। 12th का है ना जेई का? नहीं, 11th का कराऊंगा। कब से? अब कराऊंगा, अभी पहले 12th का हो रहा है, और उसमें सभी एचसी वर्मा ही कराऊंगा। हो गया, दोनों आ गया। अच्छा, थर्ड पार्ट अब मैं करके बता रहा हूँ, यानी कि इसमें जितना हीट करंट होगा उतना ही हीट करंट इसमें होगा, है ना। तो यहाँ भी टेम्परेचर कितना था बताना? 373, और यहाँ पे केल्विन, और यहाँ पे केल्विन। तो यहाँ भी कितना होगा? 273 केल्विन, और यहाँ भी कितना होगा? 373 केल्विन। समझ गए? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको हटा के हमने सिंगल रख दिया। इक्विवेलेंट का मीनिंग यही होता है, इक्विवेलेंट का मीनिंग यही होता है कि इस दोनों को हटा के हमने एक सिंगल रख दिया। तो इससे जितना हीट करंट फ्लो कर रहा था, इससे भी हीट करंट उतना ही फ्लो करना चाहिए, तब होता है इक्विवेलेंट। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो कि एक कार है, उसमें 5%, 4 आदमी जा रहे हैं, 4 बंदे जा रहे हैं। दूसरा कार है, उसमें 4 बंदे जा रहे हैं। एक ऐसा कार ला दिया जिसमें 8 बंदे, तो सभी बैठ के चले जाएंगे। तो उस दोनों कार के इक्विवेलेंट क्या है? वो कार है जिसमें 8 बंदे जाएंगे। ठीक है, उस दोनों के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसको अगर इस सब को हटा दिए, ए हमने लगा दिया, तो इससे जितना हीट करंट फ्लो होना चाहिए उतना ही हीट करंट इससे भी फ्लो हो जाए। तो इस दोनों के इक्विवेलेंट क्या है? ए है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? के। एरिया तो यही होगा, के ए, और इसमें भी टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? T1 माइनस T2 लिख देते हैं पहले, अपॉन में कितना हो जाएगा? 2L। इसका लेंथ एल था, तो इसका भी लेंथ क्या होना चाहिए? 2L होना चाहिए। ठीक है, और ये कितना होना चाहिए? हीट करंट कितना आ रहा था? 91.4 वाट। इक्वेट करके के की वैल्यू निकाल देंगे। के लिख दिया, ए की वैल्यू बताओ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और 2 लेंथ की बताओ, लेंथ 0.1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 916.4। अब चलो सोल्व करके के की वैल्यू निकाल दो। तो के बताओ कितना आएगा? जैसे इससे इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया ना कि कैसे किया हमने? इस 2 से इस 2 को करेंगे, इसको करेंगे, तो के की वैल्यू कितना हो जाएगा? 91.6 आ जाएगा। 0.1 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं किया हमने, 100 हटा के इस पॉइंट को हटा दिया। इससे कितना हीट करंट फ्लो हो रहा था? तो इससे भी कितना होना चाहिए? अभी हमने क्या इनका इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या हुआ? कि ये दोनों मिलके जितना काम करे, ये अकेले उतना काम कर दे। पर ये तो तभी हो पाएगा ना जब दोनों के क्रॉस सेक्शन और लेंथ इक्वल हो। यहाँ तो कोई जरूरी नहीं लेंथ इक्वल हो। क्यों? मान लो कि L1 L2 है तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस सेक्शन हाँ, इक्वल होना चाहिए। ठीक है,
पेज नंबर 29 पे जो है वो तुम लोग को घर से करना है। इसमें भी 2 जंक्शन है, दोनों जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। हो जाएगा। उसके बाद में कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन अभी हमें बताया था कि इसमें कन्वेक्शन बाद में मैं पढ़ाऊंगा, शायद पढ़ा देता हूँ। कन्वेक्शन क्या होता है देख लो, इसमें मैं लिखाया हूँ, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम वन रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। जैसे हमने बताया था क्या कि पानी को हीट करते हैं तो बॉटम का पानी क्या हो जाता है, ऊपर हीटेड होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर का कोल्ड वाटर नीचे आता है। इस तरह से पूरे इंटायर वाटर क्या होता है, हीटेड हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जैसे ये KMnO4 क्रिस्टल्स है जो इसके बॉटम में रखा हुआ है। देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जब इसको हम हीट करते हैं तो ये KMnO4 क्या होता है, कलर्ड होता है। अभी अभी हमने देखा कि अभी बिल्कुल ये इसके बॉटम में है, वाटर का जो कोई कलर नहीं है। ठीक है, जब हीट को हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कलर ऊपर आने लगता है। क्यों आएगा? ये हीटेड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, तो डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से पूरे इंटायर वाटर क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे इसका एग्जाम्पल है लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, उसके बाद में ट्रेड विंड ठीक है, जैसे ये कहा जाता है ना कि मुंबई में कभी भी ज़्यादा न गर्मी पड़ता है न सर्दी पड़ता है। क्यों? क्यों? क्या? सी होने से क्या होता है? क्या? हाँ, तो कैसे होता है तो उन्हें समझा दो। देखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमने टेबल बताया था उसमें मैक्सिमम कितना होता है, वाटर का होता है, नहीं तो सबका कम होता है। स्पेसिफिक हीट वाटर का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसलिए गाड़ी के रेडिएटर में हम वाटर डालते हैं। क्यों क्यों डालते हैं रेडिएटर में वाटर? कार में वाटर डालते हैं ना इंजन को ठंडा रखने के लिए, और कुछ क्यों नहीं डाल देते हैं? क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, इसका मीनिंग ये चीज़ है कि 1 kg वाटर को 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4186 जूल एनर्जी हमको देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। कल बताया था ना, स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता था, 4186 यानी कि 4200। तो 1 kg और स्टील का कितना होता है, 300 समथिंग था। ठीक है, तो 1 kg स्टील है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए 300 समथिंग हमको हीट देना पड़ेगा, समझ रहे हो। और वाटर है तो 1 kg वाटर को 1 डिग्री से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4186 यानी कि 4200 जूल हमको एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए उसका कैपेसिटी ज़्यादा होता है, समझ रहे। यानी कि सेम हीट अगर मैं सॉलिड को दे दूं तो जल्दी ज़्यादा टेम्परेचर उसका राइज कर जाएगा कंपेयर टू वाटर। ठीक है, पैराग्राफ रटना नहीं पड़ेगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे जैसे दिन में सन होता है तो सन तो सभी जगह इक्वाली, सन जो का रेडिएशन जो है, सन का हीट तो इक्वाली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो लैंड पे हो या सी पे हो। तो लैंड क्या होगा, इजीली हीटेड हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या होता है इसका, कम होता है। वाटर का क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो लैंड हीटेड हो जाएगा। तो उसके कंटेक्ट का जो एयर है वो भी हीटेड हो जाएगा, उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वापस ऊपर चला जाएगा। और जो लैंड सी के ऊपर जो एयर है उस वो क्या है, उसको उसका टेम्परेचर तो लो है, तो क्या होगा, यहाँ से टेम्परेचर ऊपर, यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो एयर ऊपर चला जाएगा, तो सी का एयर यहाँ आ जाएगा। तो दिन में क्या होता है, सी ब्रीज चलता है, ठंडी हवा चलता है। रात को क्या होगा, जैसे लैंड ज़्यादा जल्दी कूल हो जाएगा कंपेयर टू वाटर, तो लैंड पे क्या होगा, जो एयर होगा वो कोल्ड हो जाएगा, लेकिन सी पर एयर जो है वो तो हॉट रहेगा, तो सी का ऊपर एयर ऊपर जाएगा और लैंड ब्रिज होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पढ़ लो एक बार, रीड कर लो कि क्या लिखाया हूँ मैं। यही जो मैं बताया वहीं लिखाया हूँ, उसमें है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में पेज नंबर, तो ये सब अपने से एक बार रीड कर लेना है, ज़्यादा मुश्किल तो है कुछ नहीं। उसके बाद में रेडिएशन क्या होता है,
देखो पेज नंबर 23 पे लिखाया हूँ, इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम और विदाउट मीडियम। जैसे सनलाइट, जैसे हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ठीक है, समझ में आया मीडियम होता तो है, क्या? विदाउट मीडियम हीट तो ट्रांसफर चाहिए। सन से, जैसे एटमॉस्फेयर क्या है 8 किलोमीटर तक है, उसके बाद में क्या है, कौन सा मीडियम, उसके बाद में तो वैक्यूम है। ठीक है, अच्छा चलो अब लिखते हैं रेडिएशन। टाइम हो चुका है, कितना हो गया टाइम? 41। तो रेडिएशन ना पढ़ाऊँ? बड़ा है। रेडिएशन, हाँ इसमें रेडिएशन, जैसे रेडिएशन में 3 लॉ पढ़ना है। आंसर बीच में छूट जाएगा फिर अगली क्लास में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, और ये भी जेई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? कंडक्शन, जो भी मैं पढ़ाया, हाँ, और दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अभी देखिए ना क्वेश्चन इसमें, और इसके बाद में जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और जब जेई के क्लास में जितना थ्योरी यहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ, इससे ज़्यादा कोई थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। बस तुमको प्रॉब्लम ये चीज़ होगा, जैसे मान लो कि अगर ऐसे कर दिया जाए, ये कुछ ऐसे ही, इसमें ऐसे हाँ, ये बहुत सारे होते हैं। ऐसे होते हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आएगा वहाँ पर। फिर जैसे मान लो कि जैसे अभी जो मैं क्वेश्चन दिखाया जो डायरेक्ट आया हुआ है एच वर्मा का, वो कुछ ऐसे हैं। यहाँ पे मान लो कि ये होलो स्फीयर, यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ2, तो हीट करंट ऐसे जाएगा, तो इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसमें भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, इसमें भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और एक आया हुआ है तुम्हारा 20 के एडवांस में आया हुआ इस टाइप से, ये कुछ ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन। अगर मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर T1 कर दें, यहाँ पे टेम्परेचर T2 कर दे, तो लेंथ बढ़ जाएगा। देखो जो हीट करंट ऐसे आएगा वो इसी इतना कवर करना पड़ेगा, जो हीट करंट ऐसे जाएगा उसको इतना कवर करना पड़ेगा, जो हीट करंट ऐसे आएगा उसको इतना हीट कवर करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन होगा कैसे? अच्छा, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, समझ गया ना, इसमें लेंथ वेरी कर जाएगा। अभी दोनों बनाए उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन तो सीबीएसई की क्लास में बच्चे उठ के भाग जाएंगे। एडवांस का क्वेश्चन है, तो अभी सीबीएसई की क्लास में तो ये सब तो पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक है, तो बस कंडक्शन समझ लिए, नहीं तो रेडिएशन पढ़ना है तो बताओ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसमें। अच्छा चलो ठीक है, तो जेई के बैच में वो मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन जो वहाँ पे है। ठीक है, वो इस, अच्छा दूसरा इसमें है, पहले लिख लो, ये सब लिख लो। इसमें जेई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है ये, ठीक है, और एक है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और एक है स्टीफेंस बोल्ट्जमान लॉ। कोई मुश्किल नहीं है। अभी मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का 3 क्वेश्चन करा दूं, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, जेई के सारे क्वेश्चन तुम कर सकती हो। अभी अभी देखी थी जो कंडक्शन का क्वेश्चन हो रहा था, वो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा जिसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब जैसे अभी टी शेप का था, इसीलिए मैं बताया अभी भी टाइम है। तुमको अगर जेई में अच्छा करना है तो तुम एच वर्मा करो। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं, जो गरिमा थी उसको मैंने एच वर्मा ही कराया था। 2 गरिमा थी, देखो यहाँ पे पीछे 61 ये क्या ओवरऑल है या फिजिक्स की है। और पहले तो हमको जे सर से कोई मतलब कि जान पहचान नहीं था, तो इसी ने मुझे, तो चलो ठीक है, मैं रहने दूँ जब। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में